बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक ठाक तो इसलिए नहीं कह रही क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जब भी किसी एक्साइटिंग चीज़ की आमद होती है तो लोग ऑब्वियसली कोई अच्छी या एक्साइटिंग चीज़ हो तो एक्साइटमेंट होती है, लेकिन पाकिस्तान में यूजुअली स्पेशली पंजाब साइड पे अगर हम लाहौर की स्पेसिफ़िकली बात करें जहाँ से आप ये प्रोग्राम देखते हैं डेली, तो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ की अब आमद हो गई है जो हम सबको बहुत डिप्रेस भी कर रही है, हमें इरिटेट भी कर रही है और हमें कोई ख़ास खुश नहीं कर रही, और वो चीज़ है स्मॉग। स्मॉग की तो मैं बात करना चाहूँगी, लेकिन ये जो मैं अपना रिबन ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा पिंक रिबन, मैं इससे रिलेटेड आज आपसे बात करना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पिछले एक महीने से यानी कि अक्टूबर के महीने में पिंक रिबन कैंपेन की बात की जा रही है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्टूबर का महीना मनाया जाता है, इसे पिंकटोबर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जितना अपना हिस्सा डाल सकते हैं, प्लीज़ डालें, बिकॉज़ जितनी ज़्यादा और जितनी अच्छे और आसान तरीके से हम ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक प्रोवाइड करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस भी बढ़ेगी और लोगों के ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। आसानियाँ कैसे? क्योंकि व्यूअर्स अर्ली डिटेक्शन से, यानी कि जितनी जल्दी कैंसर की तशख़ीस हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस हो जाए, उतना ही इंसान का जिस्मानी और जहनी नुकसान कम होता है। जिस्मानी तो होता ही है, लेकिन जो मेंटल टॉर्चर होता है हार्ड कोर मेडिकल ट्रीटमेंट से गुज़रने का, उससे इंसान बच जाता है। क्योंकि देखें, जितना कम कैंसर होगा, जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा, उतनी ही बड़ी मतलब उतनी ही छोटी सर्जरी होगी, उतना ही लोअर लेवल की दवाई की डोसेज होगी, यानी कि तकलीफ़ भी कम और ज़िंदगी में खुशहाली जल्दी आ जाती है। सो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो ये पैगाम पुट क्रॉस करना चाहते हैं एज अ नेशन, एज विमेन, उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आ जाते हैं वापस स्मॉग की तरफ। व्यूअर्स, स्मॉग आखिर है क्या? मैं बल्कि ऑनलाइन बैठ के ना पढ़ रही थी कि ये स्मॉग है क्या। अच्छा, स्मॉग की अगर बात करें तो स्मॉग के कॉजेज़ क्या हैं? मैं खुद ये आप ऑनलाइन भी जाके व्यूअर्स देख सकते हैं, मैं आपको नई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। बेसिकली स्मॉग पाकिस्तान में होने के रीज़न्स हैं, एक तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, यानी कि जो फैक्ट्रियों वगैरह इन जगहों से पोल्यूशन निकलती है, जो धुआं निकलता है। फिर व्हीकल एमिशंस, यानी कि बाइक्स हो गई, गाड़ियाँ हो गई, बसें हो गई, ट्रकें हो गई। क्रॉप बर्निंग, यानी कि जो लोग फसलें जलाते हैं, और आपको पता है ये इक्का दुक्का लोग नहीं फसलें जलाते, फसलें तो अब सारे ही जलाते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर तो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा फसलें जलाई जाती हैं। एक तो डेंजरस अमल वैसे ही कि अगर उस आग से बाकी हर जगह आग लग गई तो क्या होगा, ऊपर से उसका जो सेकंड मेजर इफ़ेक्ट है वो ये है कि उस क्रॉप बर्निंग मतलब कि और आग लग गई, फैल गई तो क्या होगा, देन उसके जो धुआं निकलता है वो इतना डेंजरस है, क्योंकि क्या है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो जब इतना ज़्यादा धुआं निकलेगा कहीं से भी तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, आप खुद सोच सकते हैं। देन वेदर कंडीशंस, मौसम का भी इस पर असर होता है। अब ये सारी जब एक्यूमुलेशन होती है तो इसके अंदर मिक्स हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड फिर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स हवा में। ये क्या करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं, आपने नोटिस किया कि जब हम लोग स्मॉग के दिनों में सांस भी लेते हैं तो गले में जलन होती है, कुछ लोगों को नाक में जलन होती है, कुछ लोगों के कानों में होना शुरू हो जाता है, और ऐसे लगता है कि जब सांस लेते हैं तो चेस्ट के अंदर सुइयाँ कोई खुबा रहा है, लाइक लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। जैसे जब किसी को इंसान को बहुत बुरी खांसी होती है तो जब इंसान खांसता है तो उससे एक पेन होती है आपके रिब्स के अंदर। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो मटेरियल है ये एक्चुअली हवा में होना ही नहीं चाहिए। जब हम सांस लेते हैं और वो हमारे फेफड़ों में जाता है तो हमारे फेफड़े क्या करते हैं, उस हवा को फिल्टर करते हैं, तो ये छोटे 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 ज़र्रे जो हैं वो जाके लगना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, स्मॉग तो है, करना क्या है? सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है। सबसे पहले तो मैं नेचुरल चीज़ों की तरफ व्यूअर्स जाऊंगी। देखिए, नेशनल लेवल पे क्या करना है, इंटरनेशनल लेवल पे करना है, वो तो बड़े लोग भले लोग कर ही रहे हैं।
हम पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसकी तरफ हमें अपनी तवज्जो करनी है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़, घरों के अंदर ऐसे पौधे लगाएं जो हवा को फिल्टर कर देते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा, हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है, अगर आपने नहीं भी देखा तो प्लांट्स दैट रिड्यूस स्मॉग आप अपने फ़ोन में डालें, प्लांट्स दैट रिड्यूस पोल्यूशन। अब अगर आप एक लिस्ट निकालें तो इसमें नाम आ जाएंगे, जैसे कि स्पाइडर प्लांट हो गया, ये पाकिस्तान में बड़े आसानी से अवेलेबल है। अच्छा, स्पाइडर प्लांट हो गया, एक स्नेक प्लांट भी होता है, लंबे लंबे उसके पत्ते होते हैं। अब ये अगर प्लांट्स आप अपने घर के अंदर और घर के इर्द गिर्द लगा लें तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप पौधों को चूज़ करते हैं पोल्यूशन को फिल्टर करने के लिए तो वो अपने अंदर वो चीज़ें जज़ब कर लेते हैं जो वो आपके लंग्स में जानी होती हैं। तो बेहतरीन जो ऑप्शन है वो तो यही है कि आप ऐसे पौधों की तरफ जाएं जो पोल्यूशन को कम करते हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट कहा, आपको मनी प्लांट भी आप लगा सकते हैं, उसके अलावा स्नेक प्लांट हो गया। तो ये पौधे, एक बात हो गई। दूसरे कदम की तरफ आते हैं, एयर प्योरीफायर जो भी अफोर्ड करता है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में लगाएं। बहुत सी अब कंपनीज़, एक लोकल कंपनी भी बड़ा अच्छा एयर प्योरीफायर बना रही है, उस ब्रांड की हम अक्सर अपने डिफरेंट शोज़ पे पहले भी बात कर चुके हैं। तो लोकल कंपनीज़ भी अब एयर प्योरीफायर्स बना रही हैं, इसलिए लाख 2-2 लाख का प्योरीफायर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कम कीमत में भी प्योरीफायर मिल जाता है। कम अज़ कम जिस एरिया में बच्चे बड़े सारे जो मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं उस जगह के अंदर तो इसको लगाएं। वैसे तो हर बेडरूम में होना चाहिए। आपको पता है व्यूअर्स, लास्ट ईयर हमारे बच्चों के स्कूल के अंदर एक एक कमरे में, हर क्लासरूम में एक एयर प्योरीफायर लगा था। हम माएँ इतनी अपसेट और परेशान हो रही थी कि बच्चे इतना खांसते हुए वापस आते हैं कि एक एक एक्स्ट्रा प्योरीफायर हम सारी माओं ने थोड़े थोड़े पैसे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये डाले और एक और नया एयर प्योरीफायर अपने बच्चों के, जैसे मैंने दोनों बच्चों के, हसन और नूर दोनों के क्लासरूम्स में हमने मदर्स ने जमा होकर लिया। क्यों? क्योंकि एक से काम ही नहीं बन रहा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि पौधों का भी इस्तेमाल करें। तीसरा स्टेज, पर्सनल लेवल पे, भाई घर में हर बंदे ने 4-4 बाइकें, 2-2 बाइकें, 3-3 बाइकें रखी हुई हैं, साथ में गाड़ियां भी हैं। एक घर के फ़र्द ने जाना है गुलबर्ग, दूसरे घर के फ़र्द ने, लाहौर से बात कर रही हूँ, कंटोनमेंट जाना है, रहते DHA में। ओ भाई, आप DHA से निकलें, एक बंदा कैंट में ड्रॉप करे, कैंट में ड्रॉप होने वाले बंदे को अगर आसपास कोई और ऐसे कॉलीग्स हैं जो वो उसी एरिया में रहते हैं या काम करते हैं, उनको वहाँ पे ड्रॉप किया और फिर आप गुलबर्ग चले गए। एक गाड़ी में 5 लोग आराम से विद सीट बेल्ट बैठ सकते हैं। तो एक गाड़ी में जब एक एक बंदा घर से निकलता है तो क्या ये ज़्यादती नहीं है? हम लोगों ने एक और चीज़ की है फ्रेंड्स ने स्कूल्स में, इसी पोल्यूशन को, अपने फुटप्रिंट को कम करने के लिए। वैसे तो अगर स्कूल बसेस का प्राइवेट स्कूल्स में भी सिस्टम बन जाए तो बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। अगर अच्छे बस सिस्टम्स बना दिए जाए, स्कूल बसेस जो जिस तरह बाहर के मुल्क में भी पिक करने आती हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जहाँ हर घर से एक एक गाड़ी निकलती है, वहाँ पे एक बस के अंदर पूरी एक क्लास के बच्चे फिट आ जाते हैं। सो हमने फ्रेंड्स ने कार पूल का सिस्टम स्टार्ट किया कि हमारे इर्द गिर्द के एरिया में जो बच्चे रहते हैं, 4-5 बच्चे जो हैं, जैसे कि 4 बच्चे हैं, एक मदर, 4 बच्चे गाड़ी में गए, उनको ड्रॉप कर दिया। एक हफ्ता एक माँ की ड्यूटी, एक हफ्ता एक और मदर की ड्यूटी। इससे क्या होता है कि अगेन आपका कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है। सो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं व्यूअर्स जो हम कर सकते हैं जिससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है। देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि 200 से क्या हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 को टच कर रही है, 300 को भी क्रॉस कर जाती है। 200 से ऊपर होना तो डेंजरस एंड एक्सट्रीमली डेंजरस एंड हैजर्डस। आप सोचें कि 300 को टच कर रही है। जब हम अपने घरों के इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें दरख्त लगाने चाहिए। अक्सर लोग खाली प्लॉट्स के अंदर कूड़े को जलाते हैं, भाई उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक खाली प्लॉट में इतनी ढेरी कूड़े की जलाई जाती है, पूरी जगह, वो पूरा मोहल्ला आलूदा हो जाता है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाता है। तो ये जो जहरीला धुआं हमारे लंग्स को भी डैमेज कर रहा है और साथ ही साथ हमारी ओजोन लेयर की बर्बादी फेर रहा है, उसका क्या? हमें अगर फ़िज़ाई आलूदगी को कम करना है या स्मॉग के लेवल को रिड्यूस करना है तो हमें पर्सनल लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। दरख्त लगाएं, जितना ज़्यादा हम पौधे होंगे, पौधों का तो काम ही है सारा दिन वो कार्बन डाइऑक्साइड और बुरी चीज़ें अपने अंदर अब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं।
वही पौधे जो हम घर में सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाते हैं और आए दिन वो मर जाते हैं और कोई नया पौधा लगा लेते हैं और ये नहीं देखते कि वो पौधा हमारे लिए कितना यूज़फुल रहता है। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। खैर, स्मॉग के असरात क्या हो रहे हैं, आज हमारे साथ शेफ़ अनम हैं, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब आई नो दैट अनम इज़ एन अस्थमा का पेशेंट। अस्सलाम वालेकुम अनम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा आपने आज अपने मोनोलॉग में टॉपिक को रेज़ किया है। ये तो मैंने नॉर्मल लोगों की बात की। अब जिसको लंग्स की कोई बीमारी है, जिसको खुदा न खास्ता फेफड़ों का कैंसर है, या जिसको दमे की प्रॉब्लम है, या जिनके साइनसेस का इशू है, उनका ENT और लंग्स का जिसको भी इशू है, इसका तो बेड़ा गर्क है। बिल्कुल ऐसा ही। और मैं अभी देखें, अभी स्मोक उस तरह से स्टार्ट नहीं हुई, तो एक दफ़ा जो है मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड कर दिया है कि आप आके जो है वो नेबुलाइज करवाएं ताकि अच्छे तरीके से आपकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक हो सके। क्योंकि स्मोक की वजह से अभी 2 दिन पहले की बात है कि मैं बाहर निकली हुई थी किसी काम से अपने, तो मैं देख रही थी कि प्रॉपर सामने से मैंने फुल हाई बीम पे अपनी गाड़ी रखी हुई थी और सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे फॉग है और गर्मी है, गाड़ी में AC ऑन है। पहले पिछले को 4-5 साल तो हम यही कहते रहे कि ओ फॉग बहुत हो गई है, फॉग जी। बाहर निकले तो गले में मिर्चें, तबीयत खराब, चक्कर आ रहे हैं। और उस स्मोक की वजह से मेरे साथ क्या होता है कि मुझे एस्थमा का तो प्रॉब्लम होता ही, लेकिन फ्लू की वजह से भी मुझे एंटी एलर्जी खानी पड़ती है थ्रू आउट ये पूरा सीजन। मेरे बच्चे रात को भी एंटी एलर्जी ले रहे हैं, सुबह भी ले रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, एंटी एलर्जी तो आपकी एंटी हिस्टामिन है, आपकी एलर्जीज को कंट्रोल कर रही है। जो फेफड़ों पे नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है। एग्जैक्टली। प्लीज मास्क का भी इस्तेमाल करें, उससे भी थोड़ी सी बाहर की पोल्यूशन जो है, थोड़े जर्रे तो रुक जाते हैं उस मास्क के थ्रू। व्यूअर्स, प्लीज़ बी केयरफुल, बार बार कह रही हूँ बी केयरफुल। ये बड़ा एक सेंसिटिव टाइम है। हर इंसान जो है जब आप देखें ना, कोविड में कितने लोगों की डेथ्स हुई, अब लोग ये कह रहे हैं कि स्मॉग की वजह से खुदा न खास्ता लोगों की डेथ्स होनी शुरू हो जाएंगी। सो एहतियात बेहतर है। हम एटलीस्ट घरों में कंटेन्ड स्पेसेस में जो चीज़ें कर सकते हैं वो तो करें। जैसे कि मैंने कहा, पौधे लगाएं, प्लांट्स लगाएं, ऐसी चीज़ें करें जो आपकी इर्द गिर्द की फ़िज़ा को फ्रेश करें और आपके एरिया को नीट एंड क्लीन करें। प्योरीफायर्स भी लगाएं, जो जो कर सकते हैं करें। और इन दिनों में ज़रा बच्चों का बाहर उछलना कूदना कम करें, घर के अंदर ज़रा इंडोर एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं। और बुज़ुर्गों के लिए और सब के लिए एक तो फ्लू शॉट लगा लें। नोटिस किया गया है कि जिन लोग फ्लू शॉट लगाते हैं वो स्मॉग के दिनों में फिर भी ठीक रहते हैं। दूसरी चीज़, जो घर के बुज़ुर्ग 60-65 से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको प्लीज़ नमोनिया का भी इंजेक्शन लगवाएं। नमोनिया प्रिवेंशन की भी इम्यूनाइजेशन होती है, वो भी करनी है। ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। किचन में आज आप बनाएंगे क्या, सिर्फ मेन्यू बता दें। आज हम बेसिकली एक फ्यूजन करेंगे 2 रेसिपीज़ का। क्रिस्पी चिकन एंड राइस हम बना रहे हैं, तो आप जब इधर आएंगी तो मैं आपको उसकी कंप्लीट रेसिपी बताऊंगी। बेसिकली इसके साथ हम एक वियतनाम सॉस भी रेडी करेंगे, तो ये इसको कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ, मैं भी सीखती हूँ, चलो एक नई चीज़ मिल जाएगी वीकेंड पे बच्चों के लिए बनाने के लिए। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। स्मॉग तो अपनी जगह, आवाज़ें आ रही हैं और जा रही हैं, बिल्कुल अजीब हाल हुआ है। बट एनीवे, अगेन बाय द वे, नमक वाले पानी से गरारे। बिल्कुल। हिमालयन सी सॉल्ट बड़ा इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में, पिंक सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, वो आपने थोड़ा सा डाल दिया कोसे गर्म पानी के अंदर और उससे गरारे कर लिए, सुबह भी और शाम को भी। और नाक में पानी डालें, वार्म पानी नाक में भी डालें ताकि आपके, और स्टीम भी मेरा ख्याल है, स्टीम भी एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, लेकिन ओवर स्टीम भी डॉक्टर्स कहते हैं कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो जब प्रॉब्लम हो तो तब ज़रूर करें। और कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी रखें, कोशिश करें कि आप अपने कमरे में या तो ह्यूमिडिफायर लगा दें, डिफ्यूज़र या कोई इस टाइप की चीज़ लगा दें जिससे थोड़ी सी हवा में नमी भी आए। बिल्कुल। क्योंकि हीटर्स जब ऑन होंगे और स्मॉग होगी तो और बेड़ा गर्क होगा, गला ड्राई भी होगा। तो ओके, लेट्स गो टू आवर रेसिपी जो है बेसिकली क्रिस्पी चिकन एंड राइस हम बनाने जा रहे हैं। आपको पता है कि एक बड़ी ज़बरदस्त फूड चेन है, उसके अंदर ये मिलते हैं, लेकिन हम इसको फ्यूजन के साथ करेंगे। ज़बरदस्ती है कि अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि उसमें ये है कि आप
इसके साथ इस क्या किया, हमने इसको ट्विस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, उस ब्रांड की एक बात, मैं नाम नहीं लेंगे हम किसी का भी, बट उस ब्रांड के आजकल बहुत सी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बीमार कर दिया तो हो गए, तो पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि फूड चेन्स के बजाय खुद घर पे खाने बनाने शुरू कर दें। और ये रेसिपी जो है बड़ी ही आसान और जल्दी बनने वाली है। मैं सबसे पहले आपके साथ इसकी रेसिपी के मुझे बता दो पहले मैंने करना क्या है ताकि मैं। अच्छा, यहाँ पे आप पहले स्क्रैम्बल एग्स रेडी कर लें, फिर जैसे ही हम ये पैन रिमूव कर देंगे, डाल लूं? कुछ भी नहीं डालना है, हमने ये बेसिकली राइस में ही ऐड करने हैं, तो अगर आपका दिल कर रहा है डालने का तो लून पाना है। अच्छा, और उसके बाद फिर आप ये जैसे ही हो जाएगा तो फिर आप दूसरा मैंने पैन पास ही रखा है, उसमें ऑयल ऐड करके आप जो वेजिटेबल्स को सौते कर लीजिएगा। तब तक मैं आपको चिकन जो है वो अच्छे तरीके से कोट करके दे दूँगी। अब सबसे पहले जो है मैं आपको रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। उसके लिए क्रिस्पी चिकन एंड राइस के लिए मुर्गी का गोश्त हम ले रहे हैं 1 kg। इसके अंदर जो गोश्त हम यूज़ कर रहे हैं वो चिकन थाई यूज़ कर रहे हैं और नॉर्मल साइज़ का हमने इसको कट किया हुआ है। नमक हस्बे जायका जाएगा, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, मैदा 2 कप और तेल इसमें जाएगा फ्राइंग के लिए। उसके बाद चावलों के लिए चावल 1 kg, बॉइल्ड बंद गोभी 2 कप, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च 2 अदद, अंडे 6 अदद, तेल 1 कप, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरा प्याज 1 कप। सॉस के लिए जो वियतनाम सॉस हमने रेडी करनी है उसके लिए लहसुन 2 खाने के चम्मच, बंद गोभी 4 खाने के चम्मच, गाजर 4 खाने के चम्मच, प्याज 4 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 4 खाने के चम्मच, केचप 2 कप के करीब, नमक हस्बे जायका, दड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच और तेल इसके अंदर तकरीबन हम डिपेंड करता है कि आपके राइस कितने हैं, 1/3 कप से लेके तकरीबन 1 कप तक हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपके राइस की क्वालिटी क्या है। अच्छा, सबसे पहले आपने अपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। यहाँ पे उसको सिंपल मैंने काली मिर्च, दड़ा मिर्च, चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर के साथ मैरिनेट करके सोया सॉस मैंने थोड़ा सा विनेगर इसके अंदर ऐड किया था, ऑप्शनल है, तो आप अगर चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये प्लेट ले लें आप बेशक, मैं इसी में एग वाले में डाल दूंगी, उसमें जब राइस में जाना है तो वैसे ही कुक हो जाना है। उसके बाद आपने चिकन को मैरिनेट करके मिनिमम हाफ एन आवर, और अगर ज़्यादा अच्छा मैरिनेट करना है तो पूरा एक रात आप इसको मैरिनेट करके रख दें तो बड़ा ही अच्छा चिकन में फ्लेवर आ जाएगा। अब बारी आ जाती है इसका जो मैदा हमने प्रिपेयर करना है उसके लिए, और मैदा प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना है कि सिंपल इसके अंदर जाएगा मिक्स हर्ब्स, और मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे। अच्छा, और साथ में हम सिर्फ इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे और हम इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। गार्लिक पाउडर का बिल्कुल, हाँ जी, थोड़ा सा और डालते हैं। गार्लिक पाउडर का बहुत अच्छा सा जो है फ्लेवर आएगा। जो होती है ना कम, उसमें जायका ना होना तो मज़ा नहीं आता। एग्जैक्टली। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, वो सारा कुछ कर लेते हैं, मैदा जो लगाना होता है वो बिल्कुल प्लेन लगा देते हैं। जब तक आपको चिकन की अंदर से बाइट मिलती है आपके मुंह में प्लेन फ्राई हुआ मैदा जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। अब ये प्लेन फ्लावर है, इसके अंदर ना कोई राइस फ्लावर है और ना ही कोई कॉर्नफ्लावर है। इसी के साथ ही जो हमारा चिकन है वो हमें क्रिस्पी मिलेगा, आपको उसके अंदर और किसी चीज़ को भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कि कोटेड चिकन है कि 4 से 5 पीसेस, इस तरह आस्ते आस्ते ग्रेजुअली हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और आपने इसको अच्छे तरीके से कोट करना है। अब मैं थोड़ा सा हाथ की हेल्प से इनको कोट करूंगी। अच्छा, हल्के हाथ से कोट करना है, ज़्यादा भी आपने इसको बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं देना आपने। अच्छा, इस तरह आपने कोट करके इनको पानी में डिप और फिर आपने इनको पानी में डिप कर देना फॉर लाइक 1 से 2 सेकंड के लिए, और साथ ही आपने इनको निकाल के आपने अपने फ्लावर के अंदर इनको वापस डाल के, अच्छा यही प्रोसीजर आपने जो है वो रिपीट करना है 10 से एक दफ़ा, और दोबारा करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। एज़ इट इज़ ये मैं निकाल के और मैं इसको इसके अंदर जो है दोबारा से कोट करके और फिर हम इसको करेंगे फ्राई। ठीक है, मैं ये निकालती हूँ, आप इसको करें कोट। इस तरीके से जो है अब आपने हल्के हाथों से आपने, अच्छा बर्तन आपके पास खुला ही होना चाहिए, और क्वांटिटी चिकन की आपने ज़्यादा नहीं ऐड करनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपकी जो चिकन है वो अच्छे से कोट नहीं होगा। सिंपल अभी मैं आपको इसके जो फ्लेक्स बनेंगे वो मैं दिखाऊंगी, इसी तरीके से आपने इसके फ्लेक्स बनाने हैं। और एक्सेस जितना भी आपके पास जो मैदा है वो आपने सारा इसके अंदर से, मैदे का मिक्सचर है गाइस, बार बार बता रहे हैं कि मैदे का मिक्सचर है। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि मैदा या खैर है, इट्स नॉट जस्ट मैदा,
इट्स अ मिक्स, बिल्कुल इट्स अ स्पाइस मिक्स। एग्जैक्टली तो इसके अच्छी तरीके से आपने डस्ट आउट कर लेना है एक्सेस जितना भी मैदा है इसके अंदर से। और अब हम इसको करेंगे फ्राई। और ये देखिए कितने अच्छे से जो है इसके ऊपर फ्लेक्स आ गए। इस तरीके से फिर से वही सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से कोट कर लेना है अपना चिकन। अच्छा, अगर आपको थोड़ी लाइट कोटिंग चाहिए तो बेशक आप इसी तरह ही डायरेक्टली जो है उसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब आप उसको पानी में डाल के डिप करते हैं, अच्छा पानी भी आपका आइस कोल्ड वाटर होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो चिकन है वो बहुत अच्छा सा जो है वो क्रिस्पी होता है। और जितना आप हल्के हाथ से चिकन को कोट करेंगे उतनी ही अच्छी कोटिंग आएगी। जितना आप उसको दबा के कोट करेंगे चिकन के ऊपर डबल डबल कोट होगा और जब वो आप खाएंगे तो वो खाने में बिल्कुल भी जो है अच्छा, अब आप देखिए कि मैंने पीसेस कितने डालने हैं। एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हाँ है। जी बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि एक भरमार डाल देते हैं गोश्त का अंदर के भाई जल्दी से हो जाए। उस जल्दी से होने की एक्साइटमेंट में आपका मामला ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और उसमें क्या होता है कि आपका जो ऑयल का टेम्परेचर है एकदम बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका चिकन। हम क्या अब करेंगे? इसमें जो वो सारा ऑयल है, देखें 1 कप के करीब हमने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। 1 कप, क्योंकि हमें राइस के लिए सारा डाल दें। बस 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 थोड़ा सा। ये क्या था? थोड़ा सा निकाल लें बेशक। ये ले। अच्छा, अब इसको अच्छी तरीके से आप थोड़ा सा हाई हीट के ऊपर इसको करेंगी गरम। और तकरीबन हाफ से ये ज़्यादा जो है आप ये वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल देंगी। और ये जैसे ज़्यादा जी हाफ से ज़्यादा थोड़ी सी हमने अपनी सॉस के लिए भी सेव करनी है। ये वाली जो जी बिल्कुल, जो वियतनाम और सॉस गार्लिक जिंजर टाइप वो हम जो है जब हम अपनी सॉस बनाएंगे वियतनाम सॉस उसके अंदर हम ये ऐड करेंगे। राइस के लिए हम उसमें डायरेक्टली गार्लिक पाउडर डाल देंगे। हमें अलग से गार्लिक पाउडर या गार्लिक पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं। पड़ा तो है काफ़ी, अगर डालने तो डाल भी सकते हैं। अगर आपका दिल है तो डाल लें। वैसे ये हम सॉस के लिए मैंने रखा था। हाँ, लेकिन हर बंदा सॉस नहीं खाता ना। लेकिन अच्छा जुगन आपी, इसको हम जब मैं प्रेजेंट करूँगी तो इसको हम प्रेजेंट ऐसे करेंगे कि हम पहले सबसे पहले एक बेड सेट करेंगे राइस का, उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जो चिकन है। अच्छा, सॉस मैं ऑन साइड ही दूंगी। अगर आपको चाहिए कि सॉस अगर आप ऊपर डालना चाहते हैं, ड्रिजल करना चाहते हैं, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। अदर देन जो है आप उसको ऑन साइड भी डाल दूँ इसके अंदर? बिल्कुल डाल दें। कितनी डालूँ? डालें डाल दें डाल दें बस। अच्छा, ये जो चिकन है इस तरीके से आप कोट करके भी अपने फ्रिज में रख सकते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्शन बड़ी अच्छी है। लाइक 1 से 2 वीक के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रिज में। जब भी आपका दिल करे आप इस तरह से चिकन को निकाल के, लेकिन जब आपने इसको फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ करने के लिए आपको इसको किसी ट्रे में सेट करना पड़ेगा। और वो ट्रे ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपस में चिपके ना और अच्छे से जो है ये कोट होकर फ्रीज़ हो जाए। और फिर आप इसको जो है जिप लॉक बैग के अंदर अलग अलग करके पीसेस में फिर आप उसको कर सकते हैं फ्राई या एयर फ्रायर बेक। सारे ऑप्शंस जो है आपके पास अवेलेबल है। ऑसम। और ये वेजिटेबल्स कितनी देर को खोएंगे? ये बस ये 2 से 3-4 मिनट जरा इसका कच्चापन बेसिकली हमें वेजिटेबल्स और इसको हमने क्या करना है इसके और अंदर? फिर हम उसके अंदर राइस में इसको ऐड कर देंगे। नमक शमक कुछ नहीं? जी अभी डालेंगे। अभी इसके अंदर आप ऐड करेंगी ब्लैक पेपर, इसमें सॉल्ट जाएगा, इसमें चिकन पाउडर जाएगा, गार्लिक पाउडर जाएगा, साथ में इसमें चिली सॉस, सोया सॉस। हाँ जी, आधा टीस्पून और ऐड कर दें थोड़े से जी। और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक काली मिर्च आधी कर दें और चिली फ्लेक्स ना डालें। बिल्कुल स्किप भी कर सकते। और स्पाइसेस में अगर आप सिर्फ बिल्कुल हल्का सा वाइट पेपर भी ऐड कर देंगे तो भी बिल्कुल ही माइल्ड स्पाइसेस के साथ आपका जो है वो रेडी हो जाएगा जी। क्योंकि सारा फ्लेवर जो है इसकी सॉस में ही आएगा और सारा फ्लेवर आपको सॉस ही देगी। एक वो कहते हैं ना कि खाने में आपको एक किक अगर चाहिए तो वो फिर आपको इसी से ही मिलेगी। अभी मैंने इसमें नमक और वो डाला है सिर्फ। अब मैं इसमें गार्लिक पाउडर डालना है। हाँ जी, ये रहा गार्लिक पाउडर। अच्छा, और कितना डलेगा? ये डाल दें आप तकरीबन 1 टेबलस्पून। हाँ बस, यानी कि 2। हाँ बस टेबलस्पून 2 हो गया ना। हाँ, और नमक डलेगा। और साथ में अब इसमें जाएगा चिकन पाउडर। याद रखें इसके अंदर अगर नमक ज़रा सा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो एक अच्छी चीज़ है जी, क्योंकि वो अभी मिक्स होना है ना चावलों में भी, तो फ्लेवर हमने उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन डालनी है फ्लेवर जी बिल्कुल। और चिकन पाउडर कितना? 1 चम्मच। हाँ जी, आधा चम्मच और ऐड करते हैं।
दैट्स इट, क्योंकि हमने इसी में ही फ्लेवर निकालना है, क्योंकि हमारे राइस में सिर्फ और सिर्फ और अब मैं नमक डालने ही लगी। है और कुछ इतना भी नहीं। नमक? हाँ जी, तो फिर हम बाद में देख लेंगे कि अगर और की ज़रूरत होती है तो। बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छी तरीके से ये जैसे ही कुक हो जाएगा तो अब इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ी सी सोया सॉस और चिली सॉस डालेंगे इसके अंदर, और फिर इनको और हम फिर मैं ना चावल इधर डालूंगी और इसको उसके अंदर डालूंगी, क्योंकि वो हमारा पैन बड़ा है ना ज़्यादा हाँ जी, चावलों उसी में आप वेजिटेबल्स ऐड कर लीजिएगा। का। हाँ जी, अब और इसमें मैंने सोया सॉस अब आपने इसमें बिल्कुल सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डालनी है, 2 देखिए से ना 3 टेबल। इसका ऑयल भी अलहदा हो गया। जी। अच्छा, ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखने का रीज़न भी यही है कि वरना हमारे चावल चिपक पास जी, जाते हैं। वरना चावल जो है बिल्कुल ड्राई होंगे आपके पास, चावल ऐसे लगेगा कि जैसे उनमें कोई भी फ्लेवर नहीं है, तो इसलिए आपने ये चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है बिल्कुल। और हम इसमें लाइट सोया सॉस ही यूज़ करेंगे, डार्क सोया सॉस नहीं इसमें जाएगी, क्योंकि ये उससे देखिए। क्या होगा जी बिल्कुल। और थोड़ी सी चिली सॉस ऐड कर दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसके अंदर कलर आपके राइस का ख़राब हो जाएगा, और हमें अपने राइस का कलर नहीं ख़राब करना। ये आप हाफ़ ऐड कर दें। अब देखिए ना, ये वो चीज़ें हैं जो सारे कर सकते हैं घर पे, इतना कोई औखा काम नहीं है। हम लोग अपनी ज़िंदगी खुद ही मुश्किल करते रहते हैं। अब ये देखें, चिकन भी आपकी अच्छी क्रिस्पी तैयार हो गई, क्योंकि आपने उसको खुला कुक होने दिया। हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हम खुला नहीं कुक करते। बिल्कुल। और वैसे भी ये चिकन थाई है, तो चिकन थाई को ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कंपेरेटिवली। अच्छा, ज़्यादा का इतना मुझे इशू नहीं है, मुझे तो ज़्यादा इस चीज़ का इशू है कि उसको स्पेस दें कुक होने की। हम क्या करते हैं कि अच्छा, अब ये हमारी इससे क्या होगा कि जब आप स्पेस देते हो तो उससे ये होता है कि आपका जो चिकन है जब वो ऑयल में जाता है तो एकदम से ऑयल का टेम्परेचर नीचे डाउन होता है, लेकिन जब आप एक्सेस उसके अंदर आप चिकन ऐड कर देंगे तो उसका टेम्परेचर तो डाउन हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ ये होगा कि आपका चिकन जो है वो भी सॉगी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये आपने इसको फॉलो करना है। और जितनी देर में जुगन आपी ने राइस को इधर किया है तो इधर जो है यहाँ पे चिकन अब भी इसमें बहुत अंडा अच्छा भी सा जाएगा coat इसी होता वक्त। है। जी, इसी वक्त में अंडा भी जाएगा। ये आ गया आपका, और ये आपका स्क्रैम्बल्ड अंडा आ गया। जी, अब आप इसको कर लें अच्छी तरीके से मिक्स, और फिर हम इसको लगाएंगे दम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। और साथ में ही जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ग्रीन अनियंस भी ऐड कर देंगे, थोड़े से बचा लेंगे जो हम लास्टली अच्छा, यूज़ चिकन करें। निकालूं कहाँ निकालूं? ये लीजिए। ये चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं तो आपका बाकी काम भी कलेक्टिवली होता है। बिल्कुल, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम क्या करते हैं कि हम स्पीडों में ना, ये ऑयल में इसमें डाल सकती हूँ या आपको चाहिए? ये नहीं नहीं, डाल दे डाल दे। हम मज़ीद ऑयल मंगवा लेते हैं। अब ये जैसे कि हम ये अच्छे तरीके से अब जब मिक्स हो जाएंगे चावल तो फिर हम इसको जो है दम पे लगा देंगे। कोई साथ आप बेशक जुगन आप ये वाला स्पून ले लें, आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ये ना, ये तो मैं ये करती हूँ। और ये जो है राइस इस तरीके से आप बना के अपने, ज़रूरी नहीं है कि चिकन के साथ आप इंजॉय करें, इसके साथ आप कोई और भी ग्रेवी, तो ये प्रॉपर चाइनीज़ राइस जो है बेसिकली फ्यूजन यही था कि जब आप सिंपल चिकन एंड राइस बनाते हैं तो उसके साथ जो राइस होते हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा, तो एक बड़ा अच्छा सा जो हमारा राइस का जो एक एलिमेंट है। मैं ये घुमा के आपको व्यूज़ दिखा दूँ। ये हमारे अंडे शंडे सारा कुछ डन हो गया है जी। राइस भी थोड़े से हमारे हीट हो गए हैं क्योंकि मैंने नीचे से चूल्हा जला दिया और था। ये आपने ग्रीन अनियंस ऐड कर दिए, ये हम बाद में भी मिक्स कर लेंगे बाकी के। इसको अब हम कवर करने लगे हैं बिल्कुल, और दम पे छोड़ने लगे हैं। और मैं चिकन को फ्राई होने के लिए डालने लगी हूँ। व्यूअर्स, आप छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएं क्योंकि अब बाकी का काम तो हम खुद ही कर लेंगे किचन के अंदर, क्योंकि ब्रेक के बाद हमने बात करनी है पोलियो अवेयरनेस की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अफसोसनाक बात व्यूअर्स कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आज भी पोलियो के केसेस एवरी नाउ एंड देन सरफेस कर जाते हैं। पूरी दुनिया में पोलियो जो है वो इरेडिकेट हो चुका है। पाकिस्तान 2 ममालिक में से एक है जिसमें नहीं इरेडिकेट हुआ। सो इस पे बात करेंगे, अवेयरनेस देंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान ने। मुख्तार भाई आज हमारे शो का हिस्सा स्पेशली इसलिए बने हैं क्योंकि एक तो हमने रिक्वेस्ट की एंड जैसे कि आप जानते हैं आज वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जा रहा है जिसकी थीम है ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। एंड डॉक्टर साहब खुद पर्सनली इस चीज़ के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। ही इज़ वन ऑफ द फोर फ्रंट पीपल जो पोलियो की इस बीमारी से हमारे पूरे मुल्क की जान छुड़ाने की एक कोशिश, एक मुहिम पे लगे हुए हैं। कभी कभी तो लगता है अकेले ही लगे हुए हैं। हमारे प्यारे भाई डायरेक्टर EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, आज आपने वक्त निकाला। आई नो ये दिन होता है जब आप वैसे ही 50 जगह बिजी होते हैं, लेकिन स्टेट चैनल है और एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात करनी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर, आज भी पोलियो का दिन मनाने का क्या मकसद है? मतलब पोलियो तो पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया, शायद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रह गया और वो भी टामा टामा। तो कुछ इसके बारे में हमें गाइडेंस देंगे, क्यों मना रहे हैं हम ये? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इस अहम मौके पे आपने ऑर्गेनाइज़ किया ये प्रोग्राम जो लोगों को अवेयरनेस देगा, क्योंकि PTV की कवरेज पूरे पाकिस्तान में है और ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। पोलियो एक बच्चों का बड़ा मुज़ी मर्ज़ है और बड़ा पुराना मर्ज़ है। वो 1988 तक ये आम रूटीन के हिफाजती टीकाजात के तहत इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर वर्ल्ड हेल्थ असम्बली का इजलास हुआ जिसमें ये डिसीजन हुआ कि ये ऐसी बीमारी है जिसको एरेडिकेट किया जा सकता है, इसके वायरस को ख़त्म किया जा सकता है, मतलब जड़ों से ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि व्यूअर्स, जिन ममालिक में पोलियो ख़त्म हो गया वहाँ पे 100% ख़त्म हो गया। वहाँ पे उनके पानी शानी इन चीज़ों में भी उसके ट्रेसेस नहीं आते, वो ज़ीरो है। बिल्कुल। ये वायरस चूँकि या इंसान में परवरिश पाता है या ये इन्वायरमेंट में पानी में कुछ अर्सा ज़िंदा रह सकता है, अदरवाइज़ इसकी जो रिप्रोडक्शन है ये इंसान की गट में होती है। तो अगर माहौल अच्छा कर दिया जाए और बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाए तो इस वायरस को इरेडिकेट किया जा सकता है। और इसी फार्मूले के तहत फिर ये शुरू की गई इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स जो होती थी पोलियो के ख़िलाफ़। पाकिस्तान में उनका आगाज़ 1994 से हुआ था और तकरीबन 30 इयर्स हो गए हैं। और इसका मकसद ये है कि हर 5 साल से कम और बच्चे को कतरे पिलाए जाएँ ताकि उसके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़े और पोलियो के वायरस का शिकार ना हो। तो इस कोशिश में बाकी बहुत सारे ममालिक ने मुख्तलिफ़ फेज़ में अपने मुल्क से इस बीमारी का ख़ात्मा कर लिया। तकरीबन 2002 में जब ये यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं इन्होंने ख़ात्मा किया तो वो 24 अक्टूबर एक डेट है जब ये वैक्सीन बनी थी बेसिकली 1940s में। तो उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए फिर इंटरनेशनली ये डिसाइड किया गया कि हर साल ये पोलियो के एक आलमी दिन मनाया जाए 24 अक्टूबर को। बेसिकली वैक्सीन ईजाद होने का दिन है। तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ ममालिक में बाकी ने भी कैंपेन्स कर करके अपने मुल्क से पोलियो का ख़ात्मा कर लिया। इस वक्त जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऐसे ममालिक हैं जिनमें ये पोलियो का वायरस मौजूद है और बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। और आप सुनते होंगे कि माहौलियाती नमूने जो हैं सीवरेज के जो वाटर सैंपल लिए जाते हैं इसकी सर्वेलेंस के लिए, उनमें भी ये वायरस पाया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि वायरस सर्कुलेट कर रहा है। और इसकी सर्कुलेशन को रोकने के लिए ज़रूरी है कि तसल्सल के साथ कैंपेन चलाई जाएँ, तमाम अंडर 5 बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए एट ए टाइम। जैसे कि इस साल अभी 28 अक्टूबर से कैंपेन शुरू हो रही है जो 3 नवंबर तक जारी रहेगी। लेकिन सर मुझे याद है, आपको याद होगा एक पॉइंट आया था जब हम सबको कहा गया था कि सब ने पोलियो के कतरे जो भी आपकी एज है लेने ही लेने हैं। और मैंने भी ऑब्वियसली ट्रैवल करना था तो मैंने भी वो पूरी प्रोसेस से गुजरी। तो वाई मेरी तो इम्यूनाइजेशन बचपन में हो गई थी सर। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि मुझे तो इंजेक्शन भी लगा था और मुझे कतरे भी मिले थे बड़े होते हुए, मेरे बच्चों को भी। बट खैर जब भी कोई आता है हमारे गेट पे, जैसे कि हसन अब माशाल्लाह 7 साल के हो गए, 8 साल के होने वाले, नूर बानो 4 की हुई हैं, जितनी दफ़ा आए हैं चाहे 2 दफ़ा भी एक ही राउंड में आए हो, हम दिखा देते हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी हमें तसल्ली नहीं है फिर पिलाएंगे, हम कहते हैं फिर पिला दो। होता ना आता है बच्चा तो वो कम हो जाता है वो निशान उसका, तो अगर उनको तसल्ली नहीं हुई तो मैंने कहा जी आप पिला दें, इसका तो कोई नुकसान ही नहीं है। इसकी 2 वजूहत है। जहाँ पे ये वायरस एंडेमिक है जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, एंडेमिक का मतलब है कि यहाँ पे वायरस सर्कुलेट कर रहा है और वक्तन फ़क्तन बच्चों को भी मुतासर कर रहा है और सर्कुलेट कर रहा है, हर वक्त कहीं ना कहीं सीवरेज में मौजूद है और ख़तरा, क्योंकि इसने मुंह के ज़रिए एंटर होना है बच्चे की खुराक या हाथों के ज़रिए या पानी के ज़रिए,
और उसके जिस्म में परवरिश पानी है, या उसने अगर बच्चा वैक्सीनेटेड है, क़ुव्वत मुदाफ़त उसके अंदर है, तो उस बच्चे को नुकसान पहुँचाए बगैर उसके जिस्म से निकल जाएगा और फिर सीवरेज में चला जाएगा। तो वो ममालिक जहाँ ये इस वायरस का ख़ात्मा हो चुका है, तो उनको इंटरनेशनल जो हेल्थ रेगुलेशन के तहत ज़रूरी है कि ऐसे ममालिक से जब लोग वहाँ जाते हैं, तो ख़ा वो बच्चे हैं या बड़े हैं, उन्हें पोलियो की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो है हर साल में एक दफ़ा कम अज़ कम आपको ज़रूर ये करना पड़ेगा जब भी आप बाहर, ये कि एक पूरा बैन-अक़वामी जो क़वानीन है उसके तहत करना पड़ता है। अदरवाइज़ रूटीन में जो कैंपेन होती है उसमें सिर्फ अंडर 5 बच्चों को जो कि ज़्यादा शिकार होते हैं इस बीमारी का, उनको वैक्सीनेट किया जाता है। डॉक्टर साहब, आप कर क्या रहे हैं? आप अपने इस प्रोग्राम के थ्रू कर क्या रहे हैं? आप मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं जो मुस्तनिद हैं? व्यूअर्स अक्सर कहते हैं कि जी पता नहीं असल बंदे हैगे ने कि नकली हैगे ने, पता नहीं की पिला के जा रहे हैं, मतलब आपको पता है 1000 करोड़ सवाल उठते हैं। जी, बेसिकली जो जिस प्रोग्राम को मैं देखता हूँ इसको हम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कहते हैं, यानी कि हिफाजती टीकाजात का प्रोग्राम है। इसको तौसीह प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात, जो 1978 से काम कर रहा है, जो ना सिर्फ पोलियो बल्कि और भी 11 बीमारियाँ हैं। टोटल 12 बीमारियों के ख़िलाफ़ बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं। हर वो बच्चा जो इस दुनिया में आता है उसका ये राइट है, उसका ये हक़ है कि उसको वैक्सीनेशन दी जाए ताकि कम से कम इन 12 मूज़ी अमराज से वो बच सके, जो कि एक जानलेवा भी हैं और बच्चे को वक्तन फ़क्तन बीमार करती हैं या उनको खुदा न खास्ता उनसे उनकी डेथ्स भी होती हैं। तो उसमें पोलियो भी एक मर्ज़ है। पोलियो चूँकि इरेडिकेशन के फ़ेज़ में है, दुनिया में ख़त्म हो चुका है और ये ऐसी बीमारी है जिसका ख़ात्मा किया जा सकता है, तो इसलिए इसके लिए कुछ इजाफ़ी मुहिमात या कैंपेन्स चलाई जाती हैं वक्तन फ़क्तन। जैसे इस साल अभी ये 9 कैंपेन्स जो है ना प्लान है, कुछ नेशनल लेवल की हैं जब पूरे मुल्क में एट ए टाइम तमाम बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं। कुछ जो है वो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं जो ज़रा हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि जहाँ पे उसको हम कहते हैं आउटब्रेक रिस्पांस, यानी कि अगर किसी इलाके में वहाँ पे सैंपल पॉजिटिव आ गया एनवायरमेंटल सैंपल, तो उसकी सराउंडिंग या इर्द गिर्द के जो यूनियन काउंसिल हैं वहाँ पे मौजूद बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं। इसके अलावा पंजाब भर में और बाकी सूबों में भी जो इंटर प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ हैं या दूसरे ममालिक के साथ, जैसे कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, वहाँ पे भी मुसलसल टीमें तैनात होती हैं 24 घंटे, ताकि आने जाने वाले तमाम बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए ताकि बाहर से जो वायरस है उसकी यहाँ पे इन्फ्लक्स ना हो। तो इस लिहाज से हमारी तकरीबन इस वक्त 23 के करीब ऐसे पॉइंट्स हैं जो परमानेंट ट्रांजिट पॉइंट्स हैं। हर वक्त वहाँ पे प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ जहाँ पे हैं वहाँ टीमें तैनात होती हैं, एयरपोर्ट्स भी होती हैं, रेलवे स्टेशंस भी होती हैं। वो एक रेगुलरली पोलियो के ड्रॉप्स वहाँ से आने जाने वाले बच्चों को पिला रहे हैं। लेकिन ये जो मुहिम है जो अब स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें पंजाब में तकरीबन हम कोई 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को, और ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तकरीबन 5 करोड़ जो बच्चे हैं अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, उनको घर घर जाकर ये कतरे पिलाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपको पता चले या एकदम से किसी को याद आए कि आए हाय हमने तो अपने बच्चों को पिलाए ही नहीं थे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे जो हैं वो 12-14 साल के हो गए, उस केस में क्या करना चाहिए सर? आप मशवरा क्या देंगे? जी बिल्कुल, इसमें है ये कि जो मुहिमात हैं उसमें तो अंडर 5 बच्चों को दिया जाता है, लेकिन हमारे जो तमाम सरकारी अस्पताल हैं, जितनी डिस्पेंसरीज़ हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट है, और वहाँ भी वैक्सीनेशन जो है उसकी सहूलियात दस्तयाब होती हैं, ना सिर्फ पोलियो की बल्कि बाकी जो अमराज जो मैंने जिक्र किया 12 बीमारियों की। तो अगर किसी के भी दौराने उसकी जो वहाँ गए टीमें गई, उस वक्त घर मौजूद नहीं थे बच्चे, या उनको बाद में जैसे आप बता रहे हैं कि याद आया, तो वो उन सेंटर्स पे मैं एक खातून को मिली, उसने मुझे कहा हाँ जी मैं तो पता नहीं पलाए सी कतरे के नहीं थे, हुन की फ़ायदा। तो मैंने कहा बहन देखे बच्चा आपका 12 साल का है, डॉक्टर से तो रुजू करें ना, उससे पूछें कि दे सकते कि नहीं, हुन की फ़ायदा हो तो कहते 5 साल की उम्र तक देने होंगे ने। आप समझ रहे, लोग इतने मासूम होते हैं, वो नहीं रियलाइज़ करते कि 12 साल की उम्र पे भी आप कतरे दे सकते हैं। जी बिल्कुल, डेंजर पीरियड से तो निकल गया होता है बंदा, लेकिन अगर वो कैरियर है तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है। कैरियर जो है, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की है कि गो कि ये बीमारी ज़्यादा मुतासर जो करती है वो अंडर 5 बच्चों को करती है जिनको ख़तरा है बीमारी लगने का, लेकिन कैरियर कोई भी एडल्ट जो है अफराद हो सकते हैं। और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि चूँकि वायरस की सर्कुलेशन के हवाले से हर इंसान जो है वो उसको ज़ाहिर है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कतरे तो नहीं पिलाए जा सकते, लेकिन
जो हम अपना इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, या जो हम जनरल असूल हैं सफाई के, सेहत के, जैसे पीने का साफ़ पानी, सीवरेज, ओपन सीवरेज, मक्खी और ये दूसरे जो हशरातुल अर्ज़ हैं जो बीमारी को फैलाते हैं, क्योंकि इसका जरासीम जो एंटर होना है बच्चे के, वो उसकी ग़िज़ा हाथों या पानी के ज़रिए होना है, मुंह के ज़रिए इसकी एंट्री होती है। और उसमें अगर हम बाकी हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों को पे अमल दरामद हों, बच्चे की ओवरऑल सेहत अच्छी हो, ग़िज़ाई कमी का शिकार ना हो, उसने माँ का दूध पिया हो और एक बैलेंस डाइट ले रहा हो और अच्छे माहौल में रह रहा हो, तो उसको बीमारी लगने के इम्कानात जो हैं वो वैक्सीनेशन भी साथ हुई हो तो बहुत कम होते हैं। और इसीलिए वैक्सीनेशन तो एक तरीका है बीमारी से बचने का, लेकिन बाकी जो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल हैं उन पे भी अमल दरामद करना जो है ये तमाम वालिदैन को, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के की केयर में बड़ा ज़रूरी है कि उनकी जब आप देखभाल कर रहे हैं, नशोनुमा कर रहे हैं, उनके पैम्पर्स चेंज कर रहे हैं, उनको फीडर या कोई और कप में या किसी चीज़ में दूध दे रहे हैं, तो आपके हाथ साफ़ हैं, आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ हैं, जो भाई बर्तन है वो अक्सर साफ़ मैंने हैं। देखा है कि बच्चे के मुंह में चूचू डाली होती है, नो प्रॉब्लम, पूरी दुनिया में बच्चे वो जिसको हम पैसिफायर कहते हैं, चूचू कहते हैं या जो भी कहते हैं, चूसनी कहते हैं, अब वो अक्सर मैंने देखा है कि या तो बच्चे की ज़मीन पे ज़्यादा टाइम गिरी हुई होती है, उसी को उठा के बार बार बच्चे के मुंह में डाल देना निहायत ज़्यादती है बच्चे के साथ। इससे बेहतर है कि बच्चे को चूचू ना दे, वो रोता रहे, ना कि उसको क्यों बाहर के मुल्क में लोग अवॉइड करते हैं कि बार बार गिरती है, बार बार गंदी हो जाती है, बार बार उसको साफ़ करना पड़ता है। आप कितनी दफ़ा एक चीज़ सैनिटाइज करेंगे? हाथों पे लगी चीज़ तो गंदी, लेकिन जो मुंह में बार बार ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ है, ये भी तो एक चीज़ है सर। हमारे मुल्क में क्यों हर वक्त टाइफाइड हुआ होता है बच्चों को? टाइफाइड, डायरिया, गैस्ट्रो के कितने बिल्कुल मसाइल गैस्ट्रो हैं। के, वोमिटिंग, और ये अक्सर जो है फीडर और निपल का जो इस्तेमाल है ये वन ऑफ द कॉज है जो डायरिया बच्चों में करता है। तो इसलिए ओवरऑल हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो इसीलिए तो हम कहते हैं माँ के दूध से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है सर, ना कोई फीडर, ना कोई चूसनी, ना कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सारी चीज़ें जो है ये कंट्रीब्यूट करती हैं बच्चे को बीमार करने में, अगर हम उन चीज़ों का ख्याल ना रखें। तो हम चूँकि वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो वैक्सीन जो है ये दुनिया भर में ये माना जाता है कि ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव एक तरीक़ाकार है बच्चों की शरह मौत को कम करने के लिए। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जी, बिल्कुल। इससे किसी को कुछ नहीं होता, ये गलत बात है। पूरी दुनिया में इन्हीं वैक्सीन्स के थ्रू पोलियो इरेडिकेट किया गया। पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, उनकी सारे मामलात ठीक हैं, सब कुछ है। एक ये बड़ी नेगेटिव व्यूअर्स, नेगेटिव और हमें डैमेज करने वाली मुहिम पता नहीं किन लोगों ने शुरू की और गलत अफवाहें फैलाई। वो क्या है मैं उनमें पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन 100% सेफ है ना सर? बिल्कुल। ये जितनी भी वैक्सीनेशन हैं, बड़े आलमी इदारा सेहत जो है WHO, उसकी सर्टिफाइड और प्री क्वालिफाइड लैब्स में बनती हैं, कंट्रोल सिस्टम में बनती हैं। इनकी कोल्ड चेन का, इनके टेम्परेचर का बड़ा ख्याल रखा जाता है, और फिर इनको मैन्युफैक्चर जहाँ ये बनती हैं वहाँ से लेकर बच्चे तक पहुँचने तक जितने मराइल हैं उसके दौरान बड़ी स्ट्रिक्ट निगरानी में ये तरसील सर होता कभी ना कि गर्मी में अगर कैंपेन चल रही हो तो लोग कहते हैं एनी गर्मी बेचते तो वैक्सीन ही ख़राब हो गई होगी, वो भी इनको समझा दें सर। और एक और चीज़ प्लीज़, जब लोग इम्यूनाइज़ कराने के लिए आपके दरवाजे पे आते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंच जाते हैं हमारा ख्याल रखने के लिए, हमारे बच्चों को कतरे पिलाने के लिए। जब आप लोग बदतमीज़ी करते हैं या डांट देते हैं या झूठ बोलते हैं कि हमारे घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो व्यूअर्स उनके पास रिकॉर्ड में है कि किसके घर में कितने बच्चे हैं। सो प्लीज़ इस तरह की हरकतें करनी छोड़ दें। जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया कि ये टीमें जो हैं जिसमें काफ़ी वॉलंटियर्स भी होते हैं, बाकी महकमा सेहत के अफराद होते हैं, और जैसे मैंने बताया कि खाली पंजाब में कोई 2 लाख के करीब ह्यूमन रिसोर्स जो है इस कैंपेन में हिस्सा लेता है, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 4 लाख। तो ये गर्मी, सर्दी, बारिश, धुंध, हर जगह और दरिया के इलाके में, पहाड़ी इलाकों में, चोलिस्तान में ये बड़ी मेहनत से उस टारगेट तक पहुँचते हैं। वैक्सीन कैरियर ने उठाया होता है, और अक्सर इसमें ख़वातीन, हर टीम में कम से कम एक खातून ज़रूरी होती है, और वो आपके दरवाजे जाते हैं आपके बच्चे के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए।
और इसके पीछे इतने जो हमारे पार्टनर्स हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, गेट्स फाउंडेशन है, बड़ा गैवी है, ये तावन करते हैं वैक्सीन के लिए और इसकी बड़ी कॉस्ट है। जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जाके घर पे ये वैक्सीन दे रहे हैं, तो खुदारा उनके लिए जब वो टीमें आपके घर पे पहुँचें तो आपको पता भी होता है कि इन दिनों कैंपेन चल रही है, उनके पास आइडेंटिफिकेशन जैकेट्स होती हैं, उनके पास कार्ड्स होते हैं, वो जब दरवाज़ा नॉक करें तो अपने बच्चे, खा वो सोया हुआ है, कोई छोटा नौज़ायदा बच्चा है, कोई मेहमान बच्चा है, कोई आपके घर में नौकर का बच्चा है, उन तमाम बच्चों को जो है उनको हिफाजती जो कतरे हैं वो पिलाएं, ताकि वो उम्र भर के लिए इस मूजी मर्ज़ से और अपाहज होने से बच सकें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस वक़्त अपना थोड़ी सी उनकी जो सुस्ती है या स्लैकनेस है, ये उनके बच्चे के लिए जो है खुदा न खास्ता एक माजूरी का सबब बन सकती है। डॉक्टर साहब, पता है इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के पिछले 16 सालों से यही बात कर रही हूँ, साल में 3-4 दफ़ा तो मिनिमम, और अक्सर ऐसा होता है। जिस तरह कुछ दिन पहले बात हो रही थी तो मैंने कहा आप देखें ना, जैसे पोलियो के कतरे लोग नहीं पिलाते अपने बच्चों को, कितनी ज़्यादती है। तो गाय बगाए हम बात करते रहते हैं। अफसोस इस बात का है कि व्यूअर्स, डॉक्टर साहब जैसे लोग कॉन्स्टेंटली लगे हुए होते हैं कि आपके बच्चों को महफूज करें। दरवाजे पे बंदा आता है, आपका बच्चा सो रहा होता है, आप कहते हैं हमने उसको नींद से नहीं जगाना, बच्चा नहीं है जी, वो गया हुआ है कराची या इस्लामाबाद या कहते लाहौर में अगर बैठे हुए, वो चले गए। आपने अपने बच्चे की नींद पूरी करने के लिए उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया। ये किस किस्म की ममता है, ये किस किस्म का प्यार है अपनी औलाद से। प्लीज़ व्यूअर्स, डॉक्टर साहब और इन जैसे बहुत से लोग पूरी पाकिस्तान में बड़े एफ़र्ट्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं कि पोलियो पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए। प्लीज़ अपना हिस्सा डालें। सिंपल ये है कि कोई आपके दरवाजे पे आता है कतरे पिलाने के लिए, तो 5 और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिला दे। क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्यूज़। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात कहना चाहेंगे व्यूअर्स को जाते जाते? जी बिल्कुल, एक तो यही रिक्वेस्ट फिर वालिदैन से गुजारिश है कि चूँकि बाकी दुनिया में इस बीमारी का ख़ात्मा हो चुका है और आपके लिए इसीलिए पाबंदियां हमारे ऊपर लगी हैं कि अगर इवन हज उम्रे पे भी जाना है, आपको पोलियो के कतरे पीने पड़ते हैं। तो हम अपने इस मुल्क से पोलियो के ख़ात्मे के लिए, जिसके लिए गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि हमने इसको ख़ात्मा करना है, इसलिए आवाम का तावन बड़ा ज़रूरी है, वालिदैन का तावन बड़ा ज़रूरी है कि जब भी टीमें आपके दरवाज़े पर आएँ तो तमाम जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, खा उसने 2 दिन पहले रूटीन में भी कतरे पिए हों, तो उसको ये कतरे ज़रूर पिलाएँ। और अगर खुदा न खास्ता जब वो टीम आई हो, घर पे बच्चा नहीं है, तो इंश्योर करें कि अपने करीबी मरकज़ी सेहत पर जहाँ ये वैक्सीन अवेलेबल है, उन्हीं दिनों में उसको कतरे पिलवा लें, ताकि आपका बच्चा जो है इस मूजी मर्ज़ से हमेशा के लिए महफूज हो सके। 20 दफ़ा भी पिला देंगे 1 साल में, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बार बार कह रही हूँ मैंने भी क्यों शुरू में व्यूअर्स ये बात कही कि मेरी बेटी की क्योंकि उछल कूद करती है, पेंट शेंट करती है, ये वो हर वक्त उसका हाथ पानी में होता है। उसको 1 दिन पोलियो के कतरे दिए, 2 दिन बाद वो फिर आ गए चेक करने के लिए। अच्छा, तो नूर को बाहर लेके आया, मैंने कहा आप देख लें उसने पिए हुए हैं। तो उन्होंने कहा ये तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, 1 सेकंड हम चेक करते हैं। थोड़ी कन्फ्यूजन थी, मैंने कहा आप पिला दें, तो उन्होंने कहा पिला दें। मैंने कहा जी आप पिला दें। बात ये कि डॉक्टर साहब टाइम ज़ाया करना, उनको तंग करना, उन्हें कहना पर्चियाँ निकालो दिखाओ, जब किसी चीज़ का नुकसान ही नहीं है, सिर्फ फ़ायदा है, तो अगर 1 एक्स्ट्रा कतरे का सेट पीला तो क्या फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ जो लोग आते हैं दरवाजे पे वो अपना काम जानते हैं व्यूअर्स, उनको अपना काम करने दें और अपने नेशन को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, ना कि इस तरह की चीज़ें करके अपने आप को नुकसान में लेके जाएं, खसारे में डालें। थैंक यू डॉक्टर साहब, ब्लेस यू। ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स बात करेंगे गुजरावाला की। क्या बात करेंगे, ब्रेक के बाद पता चलेगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ 3 बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे गुजरांवाला के। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, मैंने आपसे बहुत अरसा पहले भी ये बात शेयर की थी, आज बल्कि सर के साथ भी शेयर कर रही थी कि क्योंकि बड़े बर्गर अंदाज में बड़ी हुई तो ना उर्दू बोलनी आती थी, ना सही तरीके से पढ़नी तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। अक्सर मैं आप लोगों को कहती हूँ कि शर्मिंदगी का आलम देखें कि आज भी रोमन में पढ़ती हूँ उर्दू। सो द पॉइंट इज़, क्योंकि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में लैकिंग थी, तो जब ये प्लेटफॉर्म मिला, स्पेशली पिछला साल 2 साल हम यही सोच रहे थे कि भाई हमें अपने मुल्क का और अपने मुल्क के हर शहर के बारे में पता होना चाहिए, नॉट जस्ट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। पाकिस्तान इससे बहुत बड़ा है। अब मुल्तान, क्वेटा भी बड़े शहरों में आते हैं। इवन गुजरांवाला को अगर आप देखें तो ये बड़ा शहर है। फैसलाबाद भी एक बड़ा शहर है। जो छोटे शहर होते थे ना, उनका कॉन्सेप्ट होता था जरा देहाती टाइप लाइफस्टाइल। गुजरांवाला एक बहुत ही खूबसूरत और ब्लूमिंग जगह है, जहाँ पे इंडस्ट्री भी है, जहाँ पे स्पोर्ट्स भी है, जहाँ पे कल्चर बहुत रिच है। और खाने पीने की बात करें तो पाकिस्तान का कौन सा नुक्कर है जिसमें खाना मज़े का नहीं है। तो आइए मिलते हैं अपने बहुत ही ब्रिलियंट पाकिस्तानी भाइयों से जो आज गुजरांवाला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ वेरी ब्रिलियंट former president of the Gujranwala Chamber of Commerce and Industry and industrialist himself, Saeed Ahmed Taj साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। Pleasure having you on the program sir। थैंक यू। आपके साथ क्या बात है सर, आप तो ये तो लुकिंग वेरी वेरी गुड सर, चार्मिंग, ट्रू। हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, हमारे पंजाब को। मोहम्मद उमर पहलवान, आप ऑब्वियसली इनको पहचानते होंगे, व्यूअर्स हैं तो हमारे लिए सुपरस्टार, क्योंकि फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं पाकिस्तान रेसलिंग टीम के भी, और रुस्तमे पाको हिंद इंटरनेशनल रेसलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। शुक्रिया। एंड देन हमारे बहुत ही पढ़े लिखे भाई, शदीद पढ़े लिखे भाई, इनसे मैं कम बात करूँगी क्योंकि ये मेरी नलायकियाँ पकड़ लेंगे। बढ़ते हैं अतीक अनवर राजा की तरफ। नाम सुन के आप समझ ही गए होंगे, एक बेहतरीन कॉलमिस्ट, अफसाना निगार, शायरी करते हैं आप उर्दू और पंजाबी में, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान कॉलमिस्ट एसोसिएशन की, सोशल एक्टिविस्ट है, और इनका मिशन ये है कि भाई मयाना रवि, लोग बैलेंस के साथ चलें, ना बहुत हाइपर हों ना ही बिल्कुल ठंडे पड़ जाए, कुछ एक मॉडरेट लाइफस्टाइल को लेके चलें। राइट सर? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो सर, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। जी गुजरांवाला के बारे में क्या बताएंगे आप हमें? जी बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला का नाम जब आता है तो उसमें सबसे पहले लोगों के ज़हन में आता है पहलवान, पकवान और मैदान। गुजरांवाला की जो शोहरत है वो पहलवानों से है। वहाँ पे तरह तरह के खाने बनते हैं, लोग इतने शौकीन हैं कि सुबह खा के फिर कहते हैं अब दोपहर को क्या खाना है। तो अच्छा खाना बनता है, लोग जिंदा दिल हैं, पुरजोश हैं। बाकी गुजरांवाला की अभी आप बात कर रहे थे, अगर हिस्ट्री की बात करें, मैं हिस्ट्री की तरफ आ रहा हूँ। अगर आप बात कर रहे थे, गुजरांवाला इस वक्त पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और पिंडी के बाद 5वां बड़ा शहर है। इसकी तारीख बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। एक मुगल दौर में ये एक छोटा सा इसमें कस्बे थे, आगे पीछे महाराजा रंजीत सिंह वो गुजरांवाला पैदा, उसकी आज भी हवेली भी यहाँ पे है। फिर वो शेरांवाला बाग है। गुजरांवाला की तारीख जो है वो 400-500 साल की है। लेकिन इस शहर के लोगों ने ये इतने ज़िंदा दिल हैं कि पिछले 400-500 सालों में इन्होंने अपने आप को हर शोबे में मनवाया है। आप बात करते हैं इसको पहलवानों की, लेकिन एक दौर था कि इसको शराज़ हिंद कहा जाता था। इसमें इतने पढ़े लिखे लोग थे, इसमें इतने लोग जो थे ना, अदब था इसमें, वो शायरी थी इसमें। इसी शहर में दिलदार भैया मैं अगर वहाँ पैदा हो जाती तो शायद मैं भी लायक निकल आती। नहीं, आप तो लायक हैं। अगली बार वहीं पे पैदा होंगी। ठीक है जी। ये इस शहर में बहुत से अदबी लोग हैं। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब है, अमानुल्लाह साहब, मतलब हर तरह के लोग इस शहर में हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और ऐसे नाम है कि हम मैं गिनवाना शुरू कर तो। लेकिन उस शहर को लाहौर के नज़दीक होने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रह जाता है कि वहाँ पे अदबी इस तरह के हल्के नहीं है। वहाँ पे कोई टी हाउस नहीं है, वो चाय खाने उस तरह नहीं, खाने बड़े हैं लेकिन चाय खाने नहीं, लेकिन चाय खाने नहीं, चाय खाने नहीं है। आर्ट का उस तरह की प्रमोशन नहीं हो रही वहाँ पे, आर्ट अकेडमियाँ नहीं बन रही उस तरह की। लेकिन लोगों में टैलेंट बहुत है, लोग वहाँ पे हर शोबे में अपने आप को बनवा रहे हैं, चाहे वो खेल है, चाहे वो किसी भी शोबा है। वो बिल्कुल सही। खेल की बात करें तो पहलवानी की तरफ रुझान कैसे हुआ? और फिर गुजरांवाला से आपको प्यार नहीं है, आपको तो इश्क है गुजरांवाला से, कुछ अपना गुजरांवाला के साथ ताल्लुक? जी, गुजरांवाला के साथ इश्क भी है। और आपने सवाल किया कि पहलवानी का शौक़, ये हमें विरसे में मिली है। बेशक।
तो मेरे दादा पाकिस्तान बनने से पहले बहुत अच्छे पहलवान थे। उन्होंने 1905 में पहलवानी शुरू की थी। तो पूरे इंडिया के बरसगीर पाक व हिंद में वो जितने भी ऑलमोस्ट 120 साल। जी जी, तो उन्होंने इंडिया के अंदर जब इकट्ठे था पाकिस्तान इंडिया, तब बहुत सी कुश्तियाँ लड़ी, यानी दिल्ली के अंदर, इंदौर के अंदर, कोल्हापुर के अंदर और गुजरांवाला में, लाहौर में। तो उन्हीं की निस्बत से हमारे वाला साहब ने भी पहलवानी की, फिर आगे हम 4 भाइयों ने पहलवानी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों हम इंटरनेशनल हैं, पाकिस्तान की तरफ से बेशुमार मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे जो हमारे बच्चे भी हैं वो भी पहलवानी के साथ अच्छे तरीके से मुंसलिक हैं, वो पहलवानी कर रहे हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। जी। सर, आपकी तो पल्स है कॉमर्स के ऊपर, गुजरावाला की इकोनॉमी के ऊपर, और आप तो बॉसमैन रह चुके हैं सबके, चेंबर ऑफ कॉमर्स के हेड। तो सर बताइए कि जिस तरह हम फैसलाबाद के बारे में जब सोचते हैं तो टेक्सटाइल जहन में आता है, जब हम सोचते हैं सियालकोट तो स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स गुड्स की बात होती है। गुजरावाला में क्या है? गुजरांवाला जगह असल में एक बड़ा वर्सटाइल शहर है। बिल्कुल। इंडस्ट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो गुजरांवाला में 35 इंडस्ट्रियल सेक्टर। 35। वाह, ओके। मैं कुछ के नाम लूँ तो आप भी परेशान हो जाएंगे देख के कि सिरामिक टाइलें वहाँ बनती है? सिरामिक टाइल्स ओनली गुजरांवाला बेस्ट, मास्टर एंड सोनेक्स वगैरह ये वाह, वो है। ठीक है। फिर आप सैनिटरी फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हाँ। सैनिटरी वेयर्स हमने भी अपने घर के मंगवाए थे, बिल्कुल सही है। वहीं से मिलेंगे आपको और सारे बाय द वे major- इंटरनेशनल क्वालिटी से बेहतर, बहुत बेहतर। क्योंकि देखें हम पाकिस्तान में जब ज़रा शोधे मूड में आते हैं तो ग्रोए श्रोए की चीज़ें ख़रीद लेते हैं, ये नहीं रियलाइज़ करते कि उनके नलकों में से जो पानी आता है और हमारे नलकों में से पानी आता है वो फ़र्क आता है। यस सो आपके जब वो महंगे महंगे ख़राब हो जाते हैं, वही हुआ ना, हमने बड़े महंगे महंगे बाहर के लिए, उसके बाद औकात पे आ गए और पाकिस्तानी गुजरांवाला से ही जाके लिए, और वो पिछले 6 साल से तंग नहीं किया उन्होंने करना भी नहीं आपको, वो उस माहौल के मुताबिक बने हुए। आप सैनिटरी वेयर्स, किचन वेयर, जितना भी आपका कुकिंग यूटेंसिल है, ऑलराइट। और इसके अलावा सर आप पर्सनली किस चीज़ से वाबस्ता हैं? मेरा अपना जो है, मेरा इंजीनियरिंग कंपनी है बेसिकली। हम मेज़ प्रोसेसिंग करते हैं। मेज़ प्रोसेसिंग, यानी आप जो कॉर्नफ्लोर खाते हैं, ये तकरीबन 36 काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो इसको यूज़ करती है। इसमें फूड्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता फार्मास्यूटिकल में बड़ा यूज़ होता है, है, हर चीज़ पे होता है। हर चीज़ में कॉर्नफ्लावर यूज़ होता है। आप जो कपड़ा पहनते हैं स्पेशली कॉटन का, तो उसके धागे से लेके तो उस कपड़े का ख़त्म होने तक आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे होते हैं, जो Amazing. जिसे अब माया कहते हैं। तो सर अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इस वक्त वहाँ पे क्या मसाइल फेस कर रहे हैं लोग, उसकी तरफ मैं आना चाहूँगी, लेकिन सर मैं पहले आपके पास वापस आऊँगी। हिस्ट्री ऑफ गुजरांवाला की तो समझ आ गई, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुजरांवाला बड़ा मॉडर्न हो गया है। मॉडर्न नहीं, मॉडर्न हो गया है, पुरानी चीज़ें भूल गया है, अपनी रिवायतें पीछे छोड़ गया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप और आपकी फैमिली तो लगे, मैं भैया मैं आपको नहीं कह रही वो ऐसे करके आँख उठाए कि साढ़े बच्चे फिर की कर रहे हैं। आप तो कर रहे हैं, लेकिन भैया हर बंदा नहीं कर रहा। बिल्कुल। हर बंदे को बर्गर होने में और ज़रा वेस्ट से इंस्पायर होके एक तरफ निकल पड़े हैं। आप क्या कहेंगे? जी, वक्त के साथ साथ ये देखा जाता है कि मॉडर्न जो होती हैं चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन गुजरांवाला की ये खसूसियत है कि ये आज भी एक तरफ जिद्दत पे जा रहा है और दूसरी तरफ अपनी जो रवायती चीज़ें हैं उनको लेके चल रहा है। गुजरांवाला के जो शहर भी है और समझे गांव भी है, वहाँ पे लोगों का जो रुझान है वो ऐसे ही होता है कि जैसे आप समझिए कि आप एक दफ़ा 1 मिनट में आप शहर के अंदर हैं और दूसरे में आप गांव के अंदर हैं, लोग मिलनसार हैं और वहाँ पे वो रवायती आपके खेल हो रहे हैं, कबड्डी हो रही है, अपना वॉलीबॉल खेल रहे हैं, लोग बैठे हैं, बैठ के आबाद हैं, सड़क के किनारे लोग साइड में बैठे हुए हैं। शेरांवाला बाग जो जहाँ पे कभी कायद ने भी खिताब किया था, मादरे मिलत, वहाँ पे दिन को सारा दिन जो लोग बैठते रहते हैं, वहाँ पे कभी कभी कोई हीर भी सुना रहा होता है, कभी कोई किसी और बाबे का कलाम पढ़ रहा होता है। तो गुजरांवाला में दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, जिद्दत भी आ रही है और अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी साथ लेके चल रहे हैं। मुशायरे हो रहे हैं, मौसीकी की महफिल तो नहीं होती वहाँ पे, थोड़ा सा वहाँ पे
एक रुझान आप नहीं भी है। तो सर अरेंज करते हैं काफ़ी जी, चीज़ें वहाँ मौसीकी पे। की मुशायरे बहुत होते हैं वहाँ पे, बहुत से शायर हैं, ख़वातीन बहुत इसमें दिलचस्पी ले रही हैं, और इसके अलावा अदबी तकरीबात जो है ना अच्छा एक बात व्यूअर्स, गुजरावाला में बाय द वे बड़े शहरों से भी ज़्यादा मॉडर्न सोच है ख़वातीन के बारे में। जी, उनको बहुत पुश किया जाता है, उन्हें बड़ा इनकरेज किया जाता है ऐसा आगे ही चले। और पहलवान कम्युनिटी तो कहती है हम तो अपने घर की ख़वातीन के बगैर चल ही नहीं सकते। पूरी आपकी डिपेंडेंसी माँ बहन बेटियों पे, बिकॉज आपका काम ही ऐसा है कि 24 घंटे वही आपको लेके आगे चलती हैं। वो डॉक्टर भी हैं, वो साथ में न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, Yes, और साथ साथ ट्रेनर्स भी हैं ऐसा ही। माशाल्लाह। क्योंकि मुझे एक्चुअली गुजरावाला के बारे में जब मैं पूरा पहलवानी के ऊपर प्रोग्राम किया और पहलवानों को बुलाया, उनसे कहा, फिर हमने बैठ के वो भी बनाया सरदाई बैठ के घुटवाई भी इन्होंने से। मैंने कहा मेरे बाजू रह गए। लेकिन तब मुझे पता चला कि ख़वातीन का कितना बड़ा रोल है गुजरावाला के अंदर। जिस तरह हम पेशावर में देखते हैं कि वहाँ पे ख़वातीन का राज है बेसिकली, मर्द हज़रात है, बट द पॉइंट इज़ ख़वातीन को बड़ी वैल्यू दी जाती है। तो एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो गुजरावाला में फिर भी ख़वातीन को प्रॉपर उन चीज़ों के साथ जी, वो लेके लोग चला है। अपनी इक़दार से जुड़े हुए हैं, वो पुराने जो है ना वो माइंडसेट है, ख़वातीन को इज़्ज़त देनी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। जब ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो वो ज़्यादा तादाद में अमली मैदान में आती हैं। वहाँ पे हमारी शायरा हैं, एक इरफाना अमर है, वो बहुत सालों से लिख रही हैं, मैच्योर हैं, राहत समर है, मतलब बहुत से लोग बच्चे कॉलेज के बच्चे स्टूडेंट्स आ रहे हैं सामने। तो जब ऐसा माहौल बनेगा, जब लोगों के अंदर वो बर्दाश्त होगी, जब लोगों के रवैये ठीक हो गए, जब हम ख़वातीन को इज़्ज़त देंगे, जब हम उनकी कामयाबी पे क्लैप करेंगे, तो मुआशरा तभी हमारा ठीक होगा, तभी हम दुनिया को कह सकेंगे, बल्कि हम अपना घर ठीक कर सकेंगे। तो ये कोशिश कर रहे हैं हम भी इस पे कि लोगों को मौका दें और ये साबित करें कि हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त है कि कोई भी उसमें अगर कोई टैलेंट है तो हम उसको क्लैप कर सकें। बिल्कुल सही। उमर भाई आपसे अभी ब्रेक के बाद बात करूंगी। आपसे मैंने ज़रा खाने पीने की बात करनी है। मुझे लग रहा है कि ये ख्वाबों के बारे में, मुझे लग रहा है ये वाहद भाई है मेरा जो यहाँ पे मेरी तरह खाने का शौकीन है। पता नहीं आप दोनों हैं कि नहीं। ये सर आप तो बिल्कुल नहीं लगता कि खाने के शौकीन है, बस आप लंबे ही हैं, ठीक है ना। हैं आप ज़रा हमारी बरादरी के नहीं हैं आप। ये जानेंगे कि कितने हैं कि नहीं। ये बिजनेसमैन कुछ ऐसे ही होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे आपसे कि क्या कहानी है खाने के, आप लोग कितने शौकीन हैं, गुजरावाला में कौन से मकामात हैं कि अगर टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो क्या करें, एंड सीपैक का क्या मामला रहा है विद गुजरावाला और उससे क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, ये सब डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सईद अहमद ताज साहब, मोहम्मद उमर पहलवान साहब और अतीक अनवर राजा साहब के दिमाग की मैंने पूरी तरह दही निकाल दी है ब्रेक में, अजीबोगरीब बातें करके। मैंने कहा उनको भी पता चला लाहौरी कैसे होते हैं और पागल लाहौरी ख़वातीन कैसी होती है, ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं एक ऐसी लाहौरन से। लाहौरी हो ना? पक्की कट्टर लाहौरी की कट्टर ओके, लाहौरी। मिस लाहौरी जी। आपने वैसे लाहौरी डिश आज नहीं मैं बनाई? लाहौरी डिश नहीं बड़ी बनाई, बुरी बात है। लेकिन मैंने रेसिपी जो है क्रिस्पी चिकन एंड राइस जो है उसके साथ मैंने उसको 3 तरह से सर्व कर दिया है, विद सॉस, विदाउट सॉस, सेपरेट सॉस, और जो कंप्लीट मील जो आपको मतलब रेस्टोरेंट में मिलता है वो यहाँ पे मैंने जो है हर उसको पासे अलग तो से सॉस रखते थे, थोड़ा मुंह पे भी लगा लेती और कहती है आधे घंटे के बाद इस मास्क को उतार नहीं, ये लीजिएगा। देखिए मैंने अलग रखा है, विदाउट सॉस रखा है। वैसे अगर नैयर आपा होती तो वो सॉस को भी मुंह पे लगा लेती और कहती 2 घंटे बाद अपना मुंह धो लीजिएगा, बस आपका फिर उसके फेस बाद ऐसा जबरदस्त रिएक्शन आना था, मर्चों वाला। जबरदस्त। थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू। सर हम सीरियस काम कर ही नहीं सकते, मसला ये है। अक्सर लोग शो पे आते हैं और कहते हैं आपके तो शो में ब्रेक में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं कहा यही तो बात है, काश हम वो कर सकते हैं जो हम ब्रेक में करते हैं। लेकिन खैर मजाक अपनी जा। खाबे उमर भाई, खाबे ज़रा गुजरावाला के खानों के बारे में हमें बताएं, और आप कितने को खाते हैं आप, क्योंकि एथलीट है, पहलवान एक एथलीट होता है। बाय द वे व्यूअर्स एक बात अंडरस्टैंड करनी है, हम जब बल्क देखते हैं ना पहलवान का तो हम सोचते हैं कि ये ओवरवेट है। ओवरवेट नहीं है, इनकी बॉडीज पत्थर की तरह सख्त होती हैं क्योंकि इन्होंने मसल इतना बिल्ड किया होता है। जस्ट बिकॉज साइज इज लार्जर डज नॉट मीन अनहेल्दी हैं। अभी जब वो अपनी खुराक आपको बताएंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इसीलिए पहलवानों की हेल्थ और फिटनेस इतनी आला होती है और उनके ख़ानदानों की भी माशाल्लाह फिर ज़िंदगियाँ लंबी होती हैं। जी सर। जी देखें, पहलवान जो हैं उनकी खुराक तो सबसे आला भी होती है और ज़्यादा भी होती है,
और पहलवान जहाँ भी होगा वहाँ खुराक की बात लाजमी होगी, क्योंकि उसका सारा दारोमदार जो है वो खुराक के ऊपर ही होता है। अगर वो खुराक अच्छी नहीं खाएगा तो मेहनत अच्छी नहीं लगा सकेगा। लेकिन सर क्या ये सारी चीज़ें अखाड़े में अरेंज की जाती हैं जहाँ पे आप लोग की ट्रेनिंग भी चल रही होती है, या फिर ये घरों पे चीज़ें तैयार? ये मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि ये घरों से चीज़ें बन के आती हैं या वहीं पे सेटअप लगा होता है? आपने पहले बहुत अच्छी बात की कि हमारी जो घर की माएँ हैं या बहनें हैं या कोई भी घर की ख़वातीन है, वो प्रॉपर इसका टाइम टू टाइम अरेंज करके रखा होता है उन्होंने, कि अभी इन्होंने सुबह उठे हैं, इनका मुरब्बा, इनका शरबत तैयार है, उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग करके आना है, इनके बादाम सरदाई, और अगर दूध का मौसम है दूध, अगर लस्सी का मौसम है लस्सी, वो तैयार है। उसके बाद जब दोपहर का टाइम आएगा खाने का, उसके बाद उनका गोश्त पका होता है, सब्ज़ी के अंदर हो या गोश्त भुना हो, वो देसी घी के अंदर होता है। तकरीबन पहलवान जो ये खाते हैं, वो उसकी तादाद जो है वो कोई अपने हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से खाता है। कोई किलो खा लेता है, कोई 2 किलो खा लेता है, कोई आधा किलो खाता है। मैं अपनी पूरी पहलवानी के दौर के अंदर, अपने टाइम के अंदर जो है रोज़ाना 1.25 किलो गोश्त खाता था, दोपहर को भी और शाम को भी। लेकिन व्यूअर्स, क्योंकि इनका काम बहुत स्ट्रेन्यूअस है, इन्होंने एक्सरसाइज करनी है, इनकी बहुत एक्टिविटी है, तो वो उस हिसाब से बर्न भी होता था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्मल इंसान घर पे बैठ के 1.5 किलो या 1.25 किलो गोश्त खाना शुरू कर दे, बट आप खुराक देखें कितनी हेल्दी है। यहीं पे बैठ के न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि सदाई बड़ी अच्छी चीज़ है, लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए, और उन्होंने क्या क्या सीज़न वाली चीज़ हो। जी बिल्कुल, शहद का आप लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो खुराक है ये उस हिसाब से आप फिर मेहनत भी ऐसे ही करते हैं। जैसे हम 3 बजे सुबह उठते थे तहज्जुद के टाइम पे, तो हमने 2000-2500 बैठक लगानी, 1500-2000 डंड लगाने, उसके बाद दूध पीना, फिर 1 घंटा रेस्ट करके फिर दोबारा ट्रेनिंग शुरू हो जानी फजर की नमाज के बाद। तो इतनी वर्जिश, यानी दिन में हमारी 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद ये खुराक जो ये थी कि हम इसको खाएंगे तो नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है वो कर सकेंगे। बिल्कुल। तो रोज़ाना जो मेरी रूटीन थी, पूरे दिन के अंदर मैंने 4.5 किलो दूध जो है ना 5 किलो पीना होता था। यानी हर ट्रेनिंग के बाद 1.5 किलो पिया, फिर खाने के बाद 1 किलो पिया, फिर रात सोने के टाइम अपना 1 किलो पी लिया। ये सारा दिन जो है ना ये खाना पीना, ये मेरी तो वालदा और मेरी बहनें ये सारा अरेंज करके रखती थी। जब शादी हो गई उसके बाद वाइफ ने वो जगह ले ली, वो भी अरेंज करके सारा कुछ रखती थी। तो जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे ये वाला साहब हमारे लिए रूटीन के साथ। ये नहीं कोई 1-2 दिन, ये कई साल ये सिलसिला ऐसे चला खाने पीने का। घी नहीं खत्म होने दिया, दूध नहीं खत्म होने दिया, गोश्त नहीं खत्म होने दिया। और अब आप अपने बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो हमारे जो मामलात हैं, क्योंकि माहौल काफ़ी चेंज हो गया। बच्चों को अब खिलाना पड़ता है, बता के समझा के कि आपको ये अभी गर्मी आ गई, आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, अभी सर्दी आ गई, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वही वाली चीज़ है ना, बच्चे अपने गिट्टे गोडे हिला देंगे लेकिन बात नहीं सुनते। अच्छा, आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी सईद साहब कि ये तो हो गई एक पहलवानों की एक लाइफस्टाइल, राइट, जिसको सबसे ज़्यादा लोग देख के फैसिनेट होते हैं। लेकिन गुजरांवाला के तो बहुत से फेमस चीज़ें, चिड़े, आई थिंक चिड़े है ना? चिड़े, तो क्या क्या खाने की चीज़ें हैं वहाँ की, आपकी फेवरेट क्या है? जी, चिड़ों के बारे में मैं एक छोटी सी आपको बता दूं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि चिड़े जो हैं ये गुजरांवाला में पाए नहीं जाते हैं। ये माइग्रेट करके खास सीजन में गुजरांवाला आते हैं, और ये साइबेरिया, रशिया से माइग्रेट करके आते हैं। हाय बेचारे मेहमान आते हैं, हम उनको खा जाते हैं। मेहमान आते हैं, हम उनको खा जाते हैं। तो ये उसकी शक्ल देखे जरा, उसकी अनम की सर शक्ल देखे, अनम की शक्ल देखने वाली थी। अनम बेचारी की एक्सप्रेशन क्या, इट इज ट्रू कि ये अनम वहां से सोचो, आते हमारे हैं घर और मेहमान आते हैं, हम उनको खाना खिलाते हैं। बिल्कुल। इनके घर मेहमान आते हैं, उनको खा लेते हैं। सर जी, बड़ी बुरी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और क्या क्या फेमस चीजें हैं गुजरांवाला की? गुजरांवाला में तिक्के, जो एक तो जो ट्रेडिशनल वहाँ पे है, सही, और एनीथिंग विच इज मेड, जो देसी खाने हैं हमारे, देसी खाने, स्पेशली गोश्त से बने हुए जो खाने हैं, ओके, वो आपको बहुत आला क्वालिटी का वहाँ पे मिलेगा। मीट बड़ा अच्छा मिलेगा वहाँ पे। सही। व्हाट अबाउट मिठाई? व्हाट अबाउट मिठाई? यस, गुजरांवाला की मिठाई नहीं, मठियाई, मठियाई। मठियाई की बात कर। मिठाई तो बहुत
कौन कौन सी, लाइक वहाँ की कौन सी मिठाई है आपको पता है? शदीद एक भूखा बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, मैं तो कसूर से अंदर से भी मंगवाती हूँ, कहते साहब अच्छा, को कह के अच्छा, सर प्लीज़ मंगा दे। वहाँ पे हलवा जाता है, मुल्तान का पतीसा हलवा। बड़ा मशहूर है। सोन हलवा, नक्शी हलवा। तो यहाँ की कौन सी मीठे मखसूस है कि मतलब अगर जाए बंदा गुजरावाला तो फ्रेंड्स के लिए क्या लेके आए? वहाँ की एक बर्फ़ी है वो बड़ी मशहूर है, उसकी ठीक है। बहुत सी दुकानें खुल गई हैं। हलवा जार जो है वहाँ पे उनका एक बड़ा ट्रेंड है, लोग बड़े शौक से दोस्तों को भेजते हैं। लाहौर भी हम भी कई दफ़ा लेकर दोस्तों के लिए आए हैं, और उसमें बहुत सी वैरायटीज़ हैं हलवा जार में। सही। तो उसके अलावा रवायती रसगुल्ले की कुछ दुकानें हैं, वहाँ पे सिर्फ वही होते हैं, समोसे और रसगुल्ले, और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। असल जो बात ये है ना, बट फूड रिच है गुजरावाला। गुजरावाला का असल जो एक छोटी सी बात ये है कि आप किसी रेडी वाले के पास चले जाएं, आप 5 स्टार होटल में चले जाएं, आप छापे पास, सबका जायका आपको बेहतरीन नजर आएगा, और बहुत ही खुश मिजाज, हैप्पी पॉजिटिव लोग। जी। मुझे याद है कि मैं गुजरावाला में थी तो फ्रूट लेने के लिए रुकी, मेरे बैग में ना मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे। मैंने रियलाइज़ क्या है, मैंने तो कार्ड से पैसे ही नहीं निकाले। फल वाले ने, मैंने सेब ही लेने थे, आधा किलो 2-3 सेब लेने थे, उससे पकड़ाते, उसने कहा बहन ले ले बाद में दे दें। मैं कहा भाई मैंने लाहौर जाना है, तो कहना चलो गुजरावाला वालों का पंजाबी में उसने कहा तोहफा समझ लेना। मेरा इतना दिल खुश हुआ, मैंने कहा कौन करता है आजकल के ज़माने में। सो वेरी ब्यूटीफुल एंड जेनरस पीपल। लेकिन सर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें गुजरावाला में, यंग बच्चे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इर्द गिर्द के लोग भी सोचे कि हम वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करें या कोई काम करें, क्योंकि देखिए नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, नौकरियाँ रही नहीं है, हर चीज़ कंप्यूटर कर रहा है, एआई कर रहा है। तो गुजरावाला में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा सकता है? देखिए, खाना अगर बाप ने पकाना तो वो कंप्यूटर ने या एआई ने नहीं पका के देना। उसके लिए यू नीड्स यूटेंसिल्स, उसके लिए आपको गैस भी चाहिए, उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए। ये तो ज़रूरत पड़नी है। ठीक है। इसी तरह मशीन्स हैं, गाड़ी आप मैकेनिकल से ईवी पे जा सकते, नहीं गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। सो गुजरावाला जो है इंडस्ट्रियली इतना रिच है कि पूरे पाकिस्तान में आपका सर जो आपने काम नहीं कितने होता। लोगों को अपनी जब पोजीशन में आप थे और अभी भी कितने लोगों को आपने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, उनको पैरों पे खड़ा किया, गाइड किया? बेशुमार लोगों को। हम जो बच्चों को स्पेशली जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आते, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आते हैं, हम उनको कहते हैं कि यार बिजनेस करने का ना जो एक पॉइंट है ना, जिसके ऊपर अगर आप फोकस करें तो आप यू कैन रन अ बिजनेस, एंड दैट इज ऑब्जर्वेशन। आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें कि आप क्या बना सकते हैं। मसलन एक दोस्त, एक बच्चे को हमने मशवरा दिया और उसने ये काम किया एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल। उसने स्टार्ट कहाँ से लिया कि हॉस्टल में उसने जो होल व्हीट फ्लावर हो, जैसे चक्की का आटा आप कहते हैं, ठीक है, चक्की के आटे की अध पकी रोटियां लेके वो घर से पकवा के सेल करना शुरू हो गया। तो वो हॉस्टल में आ जाता था। तो हॉस्टल में वो छोटा सा एक किचन जो होता है, उसके ऊपर बैठ के तो जिसको भी रोटी चाहिए होती थी वो उसके ऊपर उसको सेकता था बना और के वो देते ताज़ा हो जाती थी। अध पकी पहले होती थी वो, और और वो उसी वक्त फ्रेश रोटी तवे की, और वो भी देसी होल व्हीट फ्लावर की, समझ पूरे आटे, तो वो बड़ी आला किस्म की। और उसने वहाँ से वो काम स्टार्ट किया। देन उसने अल्टीमेटली एक स्टोर बनाया जिसके ऊपर वो मुख्तलिफ किस्म के देसी आटे और ये कच्चे ऑयल्स, मतलब अनरिफाइंड ऑयल्स सेल करता था। कोलू का जिसे हम और कहते हैं तेल कोलू का निकलवा जैसे आप तेल कहते हैं, इसी सरसों का तरह हो गया, बहुत तुरई सारी का हो गया, बहुत हजार सारी चीज़ों का हो चीज़ें। गया, हाँ। और ही इज रनिंग अ वेरी गुड बिजनेस। सो वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, गुजरावाला एक बड़ा ऑप्शन है टू मूव ऑल्सो। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करनी है या वहाँ पे इतने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो लाइक फॉर एग्जांपल लाहौर जैसे शहर में नहीं सर्वाइव कर पाए, बट वहाँ पे जाके बड़ी सक्सेसफुल बिजनेसेस बनाई। अच्छा, एंड में बिल्कुल सर आपसे क्लोजिंग वर्ड्स हम लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे गुजरावाला के लिए एंड में आप? गुजरावाला हर लिहाज से वहाँ पे लोग बासलाहियत हैं, नौजवान बासलाहियत हैं। सिर्फ ये करना है कि वहाँ पे कुछ बुनियादी सहूलतों की ज़रूरत है। पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है और वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई नहीं है, वहाँ पे अदबी गोशे नहीं है, चाय खाने नहीं है, नौजवानों को उस तरह मौके नहीं मिल रहे, जो टेक्निकल इदारे बहुत कम हैं।
तो अगर अभी चंद दिन पहले जब पिछले महीने गई थी हमारी वज़ीर-ए-आला, उन्होंने कहा था कि वहाँ पे कुछ सहूलतें दे देंगे। अगर वो सहूलतें मिल जाएंगी तो मेरे ख्याल में गुजरांवाला पहले भी मुल्क का बहुत सारा बोझ उठाया हुआ है और ये और भी लोगों के लिए रोज़गार जो है फराहम करने वाला शहर बन सकता है। बिल्कुल। और ये मोहब्बतों का शहर है और ये लोगों को इज़्ज़तें देने वाला शहर है। एंड बाय द वे व्यूअर्स, गुजरांवाला इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप जाएं तो देखें, वही वाली बात जैसे कि सर ने कही कि 1 मिनट आप शहर में हैं और दूसरे सेकंड आप गांव में हैं, तो आपको परफेक्ट मिक्स ऑफ सिटी एंड कंट्री लाइफ मिल जाती है अगर आप चाहें तो। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग गुजरांवाला टू PTV होम ऑन आर मॉर्निंग एट होम का प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों जेंटलमैन का। शुक्र है कि हम लाहौर में मेहमानों को नहीं खाते। इसी नोट पे आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी। और जाएंगे, एक दिन की छुट्टी करेंगे, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।